लेकिन जहाँ पे भी बवेरिया का ट्रीटमेंट किया हुआ था वहां पे वो नहीं आई। तो इसका बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। जिनके भी गेहूं में अगर माहू का प्रकोप आने का डर हो या आ रहा हो, तो वो इसको बवेरिया को अवश्य उपयोग कर ले, जिससे आने वाली माहू उसकी जड़ को नहीं चूस पाएगी। इसके बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं बवेरिया के। और ट्राइकोडर्मा जहाँ डाला है वहां अगर कहीं पानी भराने वाली स्थिति है खेतों में, तो वहां के गेहूं में भी वो ट्राइकोडर्मा का यूज कर सकता है। ये दोनों चीजें इस समय बहुत बढ़िया है। और मौसम भी इनके लिए सुटेबल है। ये जो जैविक फंगिसाइड और जैविक कीटनाशक होते हैं, इनके लिए नमी का पर्याप्त होना बहुत आवश्यक है। और इस समय नमी भी बहुत अच्छी है और मौसम भी बहुत अच्छा है। तो ये चीजों को खेतों में फैलाने में कोई दिक्कत नहीं जा रही है। तो आप इजीली इनको अपने खेतों में इनको फैला सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि आप अपने खेतों में अगर इसका उपयोग करते हैं तो आसपास के खेतों वालों को भी कुछ अंश में लाभ मिलता है। ये बहुत अच्छा एक इसका उपयोग है। आज हमारे दादू शायद जुड़े नहीं है लग रहा। गणेश भैया हैं क्या? लगता है सभी तैयारी में लगे हुए हैं। शायद अ, गणेश भैया भी जी। नहीं है आज, है क्या? जी जी जी। और दादू भी नहीं है हमारे। मैं दिनेश सर से बोलना चाहूंगा कि उनको फोन जरूर लगा लें अगर दादू हमारे हैं तो। थोड़ी सी और भी चीजें बताने की है तो वो पूरे नाम जो है लिस्ट को बाहर बता देंगे कि कैसे कौन कौन का रिजर्वेशन हो गया, जी क्या आदरणीय। स्थिति है आज की। जी आदरणीय। जो मेरा निवेदन ये है कि जो पहला सत्र पहला बैच वहाँ पे जा रहा है, तो वो जी किस तरह से उसके बारे में तो है, लेकिन जो दूसरी बैच की भी साथ में बात की जा रही है। तो कुछ नए लोग भी अभी जुड़े हैं इस मंच पर, तो वो भी उनको भी ये जानकारी हो जाए कि असल में ये फार्म लैब से अ, हमें क्या लाभ हो सकता है, किस तरह से खेती को संवार सकते हैं, और आर्थिक लाभ की दृष्टि से भी इस ट्रेनिंग को ज्वाइन करना कितना महत्वपूर्ण रहेगा। ये बात आप जी दोहराइएगा। ये निवेदन है। जी मैं तब तक आदरणीय लोगों से जी संपर्क करता हूँ। जी। जी सर सर। फॉर्म लैब का सबसे अच्छा उपयोग है एक तो केमिकल से बचना। जो हम लोग केमिकल यूज कर रहे हैं अपनी खेती में वो भारी मात्रा में है। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, भिंडी में जो स्प्रे करते हैं अपन, तो भिंडी में जो स्प्रे होता है वो आ, आज स्प्रे कर दिया, जैसे उसमें सूंडी आई, इल्ली आई है, तो उसकी स्प्रे के कारण क्या करते हैं अपन कि जब स्प्रे कर देते हैं तो उसमें लिखा रहता है उस दवा में कि वो 15 दिन में भिंडी नहीं तोड़नी है, फेंकनी है। लेकिन कोई भी किसान उस भिंडी को फेंकता नहीं है। आज अगर वो दवा करता है तो कल तोड़ के मार्केट में भेज देता है। अब उसमें क्या होता है कि ये इतना भारी केमिकल है कि अगर भिंडी मान लो वो 10 किलो एक गाय खा ले तो वो गाय बीमार पड़ सकती है। लेकिन आदमी थोड़ी सी, एक आदमी के पास अगर आएगी तो 50 ग्राम 100 ग्राम भिंडी आएगी। तो वो 50 ग्राम 100 ग्राम खाने के कारण उसको उतना असर नहीं होता। वो धीरे धीरे स्लो पॉइजन के रूप में शरीर में असर करती है। तो इसलिए आदमियों को पता नहीं चलता कि हम लोगों ने क्या चीज खाई है। तो इन चीजों को दूर करने के लिए योगाहार में हमारे संतोष सर जी मिले दुबे सर के माध्यम से। और हम लोगों ने जब पूना में इसको सीखा और जब इसकी ट्रेनिंग ली और फिर आगे बढ़ा, और धीरे 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 हम लोगों में आज हम लोग जैविक फंगिसाइड और जैविक कीटनाशक बनाने में दक्ष हो गए हैं। आज हमारी खेती में जहां पर हमको दवाओं का खर्च जो एक 1,000 से 2,000 रुपए एकड़ आता था, वो आज हमारा 100 से 200 रुपए में बदल गया है। ये बहुत बड़ी एक मतलब इतना बड़ा लाभ है कि ये जो आदमी खुद लैब बना के या खुद इसकी ट्रेनिंग करेगा
उसको इसका फायदा मिलने वाला है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। खेती में सबसे ज्यादा पैसा बचाने का भी एक बहुत बड़ी जवाबदारी है। अगर आपकी लागत बढ़ते जाएगी और पैदावार कम होते जाएगी, तो फिर आपका प्रॉफिट जो है वो बहुत कम हो जाएगा। इसलिए आपको जैविक पद्धति से आपकी आय भी बढ़ रही है, आपको स्वास्थ्य भी मिल रहा है, और आपकी जो भूमि है, जमीन है, माता है, वो भी स्वस्थ रह रही है। सबसे बड़ी चीज है। तो इन चीजों को स्वस्थ रखने के लिए भी आपको इन चीजों को चुनना चाहिए। तो आप इनमें आपको ट्राइकोडर्मा सीखना है, बवेरिया, मेटाराइजियम, वर्टिसिलियम, ये सारी चीजें बहुत उपयोगी हैं। और इनके उपयोग के जो असर हैं, मैं आपको बता दूं, मैंने मक्के में वर्सिटाइल और बवेरिया मिला के डाला था, और हमारे यहाँ पे जो इल्लियों का प्रकोप इतना आया कि भुट्टे में, हर भुट्टे में इल्लियां बैठी हुई थी, छोटी छोटी सी। तो मेरी संतोष सर से चर्चा हुई, तो संतोष सर जी ने कहा कि ये आप डालिए। तो हम लोगों ने छोटे छोटी सी ये गोबर की खाद में मिला के, और उस समय पैर हमारे जमीन में बारिश हुई थी हल्की सी, उस समय हमने पूरे खेतों में डलवाया। हमने देखा, जब हम लोग सुबह खेतों में गए, हमने देखा एक 4-5 दिन बाद ही कुछ कुछ इल्लियों में हरी हरे टाइप की होने लगी थी, वो कुछ भूरे टाइप की होने लगी थी। तो इल्लियां, हमने देखा कि इल्लियां बीमार हो रही हैं। तो फिर हमने संतोष सर जी से चर्चा करी। संतोष सर जी ने बताया कि यही असर है इसका। और हमने देखा हजारों चिड़िया उनको खा रही हैं। हमने सर को बताया, हमने कहा सर ये चिड़ियों को नुकसान तो नहीं होगा? बोले नहीं नहीं, इनको कुछ नहीं होने वाला, और ये जहां जाके अपनी बीट करेंगी वहां भी वो फंगस फैल जाएगी। अरे हमने कहा देखो प्रकृति का कितना चमत्कार है ना। आप सोचिए, एक अगर जैविक चीज को, एक सही चीज को आप पकड़ते हो, तो प्रकृति भी उसको फैलाने में मदद करती है। आप देखिए, और आप देखिए जो जहर आप डालते हो, वो जैसे आपने टमाटर में डाला, मैंने अपने ज्ञान से प्राप्त किया है, ये हो सकता है कि इसमें कुछ गलत भी हो। तो जैसे टमाटर में कोई जहर डलता है, तो वो उसके बीज में चला जाता है, सीड में। तो जब अपन टमाटर खाते हैं, तो छोटे छोटे जो सीड होते हैं, वो जहर उसमें हो जाता है। मतलब वो जहर पत्तियों में नहीं रहता, पत्तियों में नहीं रहता। यानी जो इंसानों ने दवा डाली है, उन्हीं इंसानों को भगवान वापस करता है वो टमाटर के बीज के रूप में। आप देखिए, यानी गाय अगर वो पत्ती को खाती है तो उतना नुकसान नहीं है, लेकिन जो टमाटर को अगर आदमी अपने घर में सब्जी में उपयोग करता है या खाता है, तो वो जो दवा डाली हुई है केमिकल वाली, वो टमाटर के सीड से प्राप्त होकर, जैसे कोई दवा डालते हैं तो वही कहाँ जाती है, प्लांट में जाके वो कहाँ स्टोर हो जाती है। तो ये देखा गया कि टमाटर के जो सीड है, या जिस भी चीज के, आप गिलकी के सीड ले लो, या जिसके भी बारीक जो पतला मरा बीज होता है, उस बीज में जाके वो जो दवा का इफेक्ट इकट्ठा हो जाता है, और आप जब टमाटर खाएंगे तो वो आपके शरीर में चला है। यानी इंसानों ने केमिकल डाला है, तो उसका प्रभाव इंसानों के ऊपर ही होता है। ये मैं बताना चाह रहा था कि कितना प्रकृति का वो है, देखिए आप। और वो ही हम लोगों ने जब मक्के पे डाला, हमारा बवेरिया वर्सिटाइल, तो आप देखिए वो चिड़ियों ने खाया उनको, वो इल्लियों को, और चिड़िया वो इल्ली लेके गई, वो चिड़ियों ने इल्लियां खाई, और वो जाके दूसरे खेतों में उन्होंने वीट किया। तो वो जो फंगस थी हमारी बवेरिया, और वो भी वहां जाके फैल गई। अरे उसका फायदा देखिए आप, एक जैविक चीज का और एक केमिकल का नुकसान देखिए आप। दोनों चीजों को रख के जब आप तुलना करेंगे, तो जैविक में आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। जैविक में बस इतना ध्यान रखना है कि जो भी डिसीज आती है, इल्ली आंखों में दिखने लगी बहुत बड़ी, तो बहुत कम असर होगा, उसके हिसाब से आपको डोज तय करना पड़ेगा। तो इल्ली ना आवे उसके पहले ही आपको उसको अपने खेत में एप्लीकेशन कर देना है। ये बातें बहुत जरूरी है। और सबसे अच्छा ये है कि जब ट्राइकोडर्मा हम लोगों ने, पहले कृषि विभाग ने दिए हैं, लेकिन वो एक्सपायरी होने के कारण खेतों में काम नहीं करते थे,
और दुकानदार इसलिए भी नहीं देना चाहता कि उनका उसमें कमीशन बहुत कम होता है। केमिकल में अगर वो 1 लीटर दवा देता है तो उसको 100 रुपए से 300 रुपए लीटर तक का कमीशन होता है। और वो और महंगी से महंगी दवाएं किसान को देना चाहता है, जिससे उसको कमीशन भरपूर मिले। भले उसको भी स्वास्थ्य जो है, हमने देखा है कि दुकानदार को स्वास्थ्य से कोई लेना देना नहीं होता। वो सिर्फ उसके कमीशन से मतलब रखता है। उसको ये रहता है, वो ये नहीं जानता है कि कल किसान जो टमाटर लाएगा वो खुद व्यापारी खुद खरीदेगा और अपने बच्चे को खिलाएगा। लेकिन उस चीज पे वो गौर नहीं करता। वो सिर्फ एक बॉटल बेचने पे ध्यान देता है कि मुझे 300 रुपए जो कमीशन है वो मिल जावे, बस उस पे उसका पूरा ध्यान है। और फिर जब केमिकल वाले को आप, मैंने एक सर्वे किया छोटा सा, कि जितने दुकानदार हैं उनके घर में जरूर कोई ना कोई बीमार है। ये अवश्य मैंने देखा, ऐसा कोई दुकानदार नहीं है जो ये बोल दे कि भैया मेरे घर में 100% स्वस्थ है। उनको कोई बीमारी जरूर हो, चाहे वो शुगर हो, चाहे कैंसर हो, किसी भी टाइप की, वो दुकानदारों के घर में जरूर मिलेगी। ऐसा मैंने, मतलब 10 में से 7 लोगों को ऐसा पाया। मेरे को भी बड़ा वो लगा कि देखो आप, जो आदमी जहर दूसरे को बेच रहा है उसको ये नहीं मालूम कि जहर उसके घर में आ चुका है। ये बड़ी भारी चीज है। तो आज का जो मेन चैप्टर है कि हम लोगों को वाशिंग जाना है, और एक नई, ऐसा लग रहा है कि नई ऊर्जा मिलेगी हम लोगों को। और जो हम लोग सीखे हैं ट्राइकोडर्मा बनाना, बवेरिया, उसमें और कुछ भी नई चीजें सीख पाएंगे। बहुत सारी चीजें हम लोगों ने, ये 2 साल से ज्यादा हो गया हमारे खेतों में इन चीजों का उपयोग करते हुए। और अब हम निरंतर जब ये चीजें हमारे खेतों में डाल रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारे खेतों में बनी हुई भी है। एक बार ट्राइकोडर्मा डालने से ये नहीं होता कि वो दूसरे साल खत्म हो गई, कुछ ना कुछ रूप में वो खेतों में रहती है। जब दूसरी बार हम डालते हैं तो उसके रिजल्ट्स और अच्छे आते हैं। ऐसे कहते हैं कि कोई भी जैविक की चीजें आप यूज कर रहे हो तो 1-2 साल में भरपूर उपयोग मिलते। मैंने देखा कि अगर आप ये ट्राइकोडर्मा, बवेरिया ये बनाना सीख जाएं और फेरोमोन ट्रैप यूज करने लग जाएं, तो मेरे ख्याल खेती में कोई भी कीड़ों से आपको परेशानी नहीं आ सकती, कोई भी फंगस से नहीं आ सकती। इन दोनों चीजों पे आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। एक तो फेरोमोन ट्रैप सारे पते होना चाहिए, कौन सी आपके यहाँ इल्लियां लग रही उनके फेरोमोन ट्रैप लगे। और आपको अगर ये बनाना जैविक आ गया तो आप सोच लीजिए आपके खेत से केमिकल 100% दूर हो जाएगा। और हम लोगों ने दूर किया है। ये बहुत ही, मतलब इस योगाहार की अगर मैं मानूंगा तो पवन सर की सबसे विशिष्ट गिफ्ट है हम लोगों को, कि हम लोग आज हमारी खेती में जैविक में हम लोग इतने दक्ष हो गए। हमें खुद हमारे हाथों पे विश्वास नहीं था, जो विश्वास इतना जागृत हुआ कि हम लोग आज मिट्टी परीक्षण पे हम लोगों का ध्यान जा रहा है बार बार। तो पवन सर कहते हैं तो हम लोग मिट्टी का परीक्षण के लिए यहाँ की लैब वालों से हमने काफी झगड़े किए कि साहब आप हमारा मिट्टी में आप एक सा सैंपल क्यों देते हो, एक सा, जब भी हम टेस्ट कराओ एक सा भर देते हैं, आपके बोरान इतनी कमी, फलाना इतना कमी। अरे भैया हमने 10 जगह की मिट्टी लाए तो भी आप क्या कमी। अब इस बार हमने जंगलों की मिट्टी ले जाके उनको दी तो भी उन्होंने बोरान की कमी बता दी। मैंने कहा यार वहां तो केमिकल डला ही नहीं साहब, ऐसे कैसे आपने ये बता दिया। तो क्या होता है, एक सी लैब में जो रिपोर्ट पड़ी रहती है, ये लोग क्या करते हैं, वो एक सी रिपोर्ट भर देते हैं उठा के। उन्होंने कहा कौन साला इसमें इसमें वो करे। तो हमारा तो ये है निवेदन की, ये लैबों में कम से कम कैमरे लगे होना चाहिए, और जिस किसान की मिट्टी परीक्षण हो रही है उसको वहां उपस्थित होना चाहिए कि भैया हमारी मिट्टी हमारे सामने करो आप टेस्ट। तो वो शायद ज्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। और जैसे एक बहुत बड़ी समस्या थी, जो ट्राइकोडर्मा में पुराने मिलते थे और आज हम नए बनाने लगे, तो शासन ने बहुत करोड़ों रुपए ट्राइकोडर्मा में खर्च किए हैं, लेकिन कोई भी सही ट्राइकोडर्मा खेतों तक नहीं पहुंचा पाया। ये सबसे बड़ी प्रश्न। सरकार की मंशा सही है, वैज्ञानिकों की मंशा सही है, उन्होंने सही चीज बनाई, लेकिन अब दुकानदार पहुंचाना नहीं चाहते, उनका कमीशन ही कम है। अब आप क्या करोगे। तो ये ऐसी परेशानियां हैं
इनके अंदर जब तक घुसेंगे नहीं तब तक दूर नहीं हो सकती। ये बहुत। अभी 100 से दिनेश सर जी को मैं बुलाता हूँ। हाँ जी, नहीं। मेरा प्रश्न ही है, यानी जिज्ञासा ही है कि जो लोग नए जुड़े हैं वो भी ये जानना चाहते हैं कि जैसे पहला सत्र है, पहला बैच जा रहा, जो यानी इस समय का पहला बैच जो जा रहा है जनवरी का, वो किस तरह से जा रहा है, यानी है, जी और सर। उनका आना जाना कैसा रहेगा, तो इस बारे में भी आप बताइएगा। जी सर। सर हम लोग जैसे इटारसी से जो बैठ रहे हैं, तो गाड़ी में हम लोग सुबह 8:10 पे हम लोगों की ट्रेनें हैं। और एसी का किराया 900 रुपये है उसमें। और आपका जनरल किराया अगर उसमें अपन लेते हैं तो वो 300 से 350 रुपये है। दो कैटेगरी में उसमें है। और जो रिजर्वेशन आप कराना चाहते हैं, तो अभी वर्मा जी जुड़े हैं क्या, तीखा वाले? वर्मा जी हैं? जी ओम। ओम सर, मैं इसके संबंध में पूरी जानकारी देना चाहता हूं, अरे जैसे कहाँ आदरणीय चले गए सत थे भैया यार जी। दादू, आप आइए। सीएम साहब, जी जी। सीएम तो साहब, सीएम साहब म्यूट कर ले। सर, इस तरह से लगभग 20 लोग जो है हम यहाँ से जा रहे हैं, उनकी लिस्ट बन गई है। और लिस्ट बन के आपस में हम लोगों ने एक दिन मीटिंग करके चर्चा कर ली है। चर्चा करने के बाद सबको ये जानकारी दे दी गई है कि कौन सी गाड़ी से हमको जाना है और कितने बजे वहाँ पहुँचना है। तो 10 बजे इटारसी से गाड़ी है, सचखंड गाड़ी है। उसमें हम लोगों ने जैसे मैंने अपना रिजर्वेशन अपने नाती से करा लिया, क्योंकि मैं यहाँ पर हूँ बम्बई में। तो मैंने सारे साथियों से कहा कि अपना अपना रिजर्वेशन कराने। देख करके तो हमारे साथी आदरणीय नारायण जी है, ऋषि राजपूत जी है, और अन्य लोगों ने भी अपना अपना रिजर्वेशन करा रहे हैं और सूचना दे रहे हैं। तो इस तरह से हम 17 तारीख को शाम को वहां पहुंच जाएंगे। 17 तारीख को पहुंच करके वासिम पहुंच करके वहां से ऑटो के द्वारा जो प्रशिक्षण स्थल है रेंडा, वहां पहुंच जाएंगे। और 18 को हमारा प्रशिक्षण होगा, 19 को प्रशिक्षण होगा। प्रशिक्षण के बाद हम वहां से चलेंगे तो सेगांव जाएंगे। सेगांव में जाकर के हम गजानन के वहां पर रुकेंगे, वहां आरती में शामिल होंगे, रात्रि विश्राम करेंगे। और वहां पर मैंने अपने जो साथी हैं आदरणीय हमारे सर जी जो वहाँ रहते हैं, देखो अभी मैं नाम बिसर गया हूँ, तो उनसे वहाँ रहने की, खाने पीने की सब व्यवस्था की बात हो गई है। तो इस तरह से हम वहाँ पर पहुंचकर दूसरे दिन फिर 20 तारीख की शाम को वहाँ से गाड़ी है, उसका भी मैंने विवरण दे दिया है। 4 बजे वो गाड़ी है, रात को 11 बजे वह गाड़ी इटारसी आ जाएगी। इस तरह से ये पूरा शेड्यूल बन गया है। और आदरणीय संतोष सर ने ये कहा है कि यदि दूसरा ग्रुप और ज्यादा होता है तो वो 19 तारीख को आ जाए, तो उनको 21 तारीख तक जो है वो प्रशिक्षण दे दिए जाएंगे। इसके बाद उनके पूरे महाराष्ट्र सरकार ने प्रत्येक जिले में 10 लैब स्थापित करना है, ऐसा तय हो गया है। तो उनको फिर प्रशिक्षण के लिए समय नहीं है, तो उन्होंने हम लोगों से आग्रह किया है कि योगाहार के जो भी सदस्य हैं वो 19 तारीख को भी आ जाएंगे। तो दूसरा बैच, यदि 20 लोग हो गए तो वो दूसरा बैच भी प्रारंभ कर देंगे। और वहाँ के रहने खाने पीने की व्यवस्था आदरणीय चौहान सर जी कर रहे हैं। और तो इस तरह से जो है हमें केवल आने जाने का किराया भर ही लगेगा और बाकी का प्रशिक्षण हो जाएगा। आदरणीय शरद भैया जी ने जो जानकारी दी है, बिल्कुल निश्चित रूप से बहुत ही लाभदायक जानकारी है। और इसमें हमारे राकेश गौर जी ने जो है धान पर बहुत अच्छा काम किया। यदि धान उन्होंने जो है बिना केमिकल के ही इन्हीं का उपयोग करके जो हम खुद बना रहे हैं, उन्होंने पूरा, और न केवल जैविक में तो उन्होंने किया ही किया, परंतु जो उन्होंने रसायन खाद डाला है उन खेतों में भी इसका प्रभाव देखा है और उसका बहुत अच्छा असर हुआ है। और जो
एक गर्दन तोड़ जो बीमारी आती, बीपीएच जिसे कहते हैं, वह बीमारी उनकी धान में नहीं आए और उनका जो है उपज भी बहुत अच्छी मिली। तो इस तरह से जब हम स्वयं कोई चीज बनाते हैं, प्रयोग करते हैं, तो उसका लाभ बहुत ज्यादा मिलता है। क्योंकि मैंने तो अपने खेत में बना के दूसरों को दी, अपना उपयोग नहीं किया, क्योंकि मैंने अपना स्वयं का खेत वो है दे दिया था धान के लिए दूसरों को। परंतु हमारे आदरणीय तुलाराम जी, आदरणीय राकेश गौड़ जी और चना में जो है पिछली बार भी हमारे आदरणीय अशोक पटेल जी भी ले गए थे और इस बार भी वो ट्राइकोडर्मा ले गए हैं। और कल जैसे ट्राइकोडर्मा पे बात हुई तो उससे ये चीज बहुत अच्छे से हम लोगों को समझ में और आए कि ट्राइकोडर्मा का उपयोग यदि हम से ही खाद को मल्टीप्लाई करते हैं गोबर की खाद में, तो उसका प्रभाव और ज्यादा होता है। ऐसा कल हमें हमारे जो मुख्य वक्ता थे उन्होंने बताया। तो निश्चित रूप से ये जो एक चीज बनेगी और यदि ये ज्यादा फैलती है तो निश्चित रूप से जो बातें हम पिछले दिनों सोच रहे हैं कि हम जो इतना कीटनाशक का उपयोग कर रहे हैं, वो कीटनाशक के धीरे धीरे जो है निश्चित रूप से हम कम कर पाएंगे, ऐसा हम सोच रहे हैं। और उसका प्रभाव आदरणीय राकेश गौड़ जी ने जिन सज्जनों को दिया था, मतलब एक दूसरे सज्जन वो जब आके बना करके डाल रहे थे, देख रहे थे, उन्होंने भी ले गए और ले जा करके अपने खेत में उसको डाला। तो वो जो चीजें हैं वो भी प्रभावित हुए और उनका अब मैं सब अपने खेत में इसका ही उपयोग करूंगा। तो धीरे धीरे एक दूसरे के माध्यम से ये चीजें जो है लोगों के पास पहुंच रही है, खुद देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं और इसका प्रसार हो रहा है। जी, जी, इसी क्रम में हम तो आपसे जो ये भी जानना शिक्षण आने वाला है उससे निश्चित हम जी, लाभान्वित होंगे। जी आदरणीय, इसी क्रम में हम आपसे अन्य बातें भी जानेंगे कि कितने लोग फार्म लैब स्थापित कर चुके हैं या करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन पहले आदरणीय पवन कुमार सर, आपका हैंड रेज है, कृपया। जी मेहरा जी से मेरा निवेदन है कि वो जो डेटा देने की बातचीत हो रही थी संतोष चौहान जी को, क्या वो भेज दिया है? सर डेटा की बात जो मेरी है, मैं चूंकि यहाँ पर था तो मेरा डेटा वहाँ है, तो मैंने तो नहीं भेजा। पर अब मैंने गणेश गौड़ जी यदि इसमें हो तो उनसे बात की थी, गणेश गौड़ जी, क्या गणेश गौड़ जी देखता हूँ है या नहीं है। जी नहीं है उनको, दादू, नहीं क्योंकि है। क्योंकि आप अलग से बातचीत कर लीजिएगा, क्योंकि कल मेरी जब संतोष चौहान जी से बातचीत हाँ हुई जी थी जी, तो हाँ जी, उनका आपने मेरे से कहा भी था। हाँ, हाँ तो उनका यही कंसर्न था कि हम 2-3 हफ्ते से हम डेटा पर बातचीत कर रहे हैं। तो मैंने उनको बताया कि हमने तो तुरंत इसके ऊपर चर्चा भी की थी और फिर सब लोगों ने मिलकर कुछ तैयारी भी की है। तो आपको डेटा जल्दी मिल जाएगा, जिससे कि जब वो अगली बार उनका इंटरेक्शन हमारे साथ होता है तो वो अपनी तैयारी के साथ आएंगे और जो डेटा आधारित अपनी बातों को वहां पर सबके सामने रखेंगे। इससे हमारा समय की भी बचत हो पाएगी और हम अपने कार्यों को और तेजी से आगे बढ़ा पाएंगे। तो ये विषय था, आप अलग से बातचीत करते हुए भी उनसे जो भी जानकारी आपने इकट्ठा की है वो अलग से भी उनको बता देंगे, तो वो अपनी तैयारी अपनी अच्छी तरह से कर लेंगे। बस यही जी निवेदन सर, है। जी सर, जी सर। तो सर जैसे पिछले दिनों जो मैंने डेटा संकलित किया था वो मैंने उनको बता दिया था। अब मैं उसको यहाँ से जाने के बाद उसको रिटर्न भर के और उनके पास भेज दूंगा। और आदरणीय तुलाराम जी शायद हैं इसमें, तो मैं तुलाराम जी ने भी डेटा संकलित किया है, तो वो भी अपना यदि उनके पास डेटा है तो वो अभी इस सदन में बता दें और फिर उनको जो फॉर्मेट उन्होंने दिया उसमें भर करके भेज दें। जी ओ आदरणीय तुलाराम जी। जी धन्यवाद। ओम सदन को प्रणाम। डेटा तो सर जैसे आपने संकलित किया था, दुकानदार से कलेक्शन कर लिया और उसके बाद में दे दिया, इस प्रकार से मैंने भी किया है सर। वो कोई फायदेमंद डेटा नहीं है सर, समझ रहे नहीं। वो संतोष सर से हमारी डिटेल में बात होगी, फिर मैं आपको बताऊंगा, प्लीज। थैंक यू। तो जो चर्चा हुई वो बताओ ना, उससे क्या होगा कि हम लोग फिर वो जो डेटा किसान जो भी हम अपने साथी करेंगे तो वो उस तरह से कर लेंगे। आपने जो किया था वो कैसे मतलब उपयोगी नहीं है उनके लिए। जैसे दुकानदार के पास गए, पूछा कि भाई वो कीटनाशक
के नाम बताएं तो जो फंजीसाइड से शुरू करें, जैसे तो फंजीसाइड जो बाजार में प्रचलित है वो अपन ने उनके नाम लिखला है सर, और जो उसका जो कमर्शियल नेम है वो लिखला है और सर को जी। बता दिया। इसी प्रकार से कीटनाशक बता दिया, इसी प्रकार से टॉनिक बता दिया सर। तो ये आम आदमी के लिए तो फायदेमंद नहीं है, दुकानदार जो बताता है वो अपन ले आते हैं। अभी तक तो यही हुआ सर। नहीं नहीं, अब तो वही तो जो दुकानदार बता रहा वही तो सबसे ज्यादा बिक रहा और वही खेतों में डल रहा हाँ है ना। और वही खेतों में डल रहा है, तो जब वो खेतों में डल रहा है तो कीट मतलब वो जितना मात्रा है वो उसी मात्रा में तो वो डल रहा। भाई हमने क्या किया है, यही जो जो आप कह रहे हैं वही बात मैंने वहां जाके तो उनने कहा कि भाई ये इसका जो जो अपना मूंग में जो डलता है ना कोरोजन, तो इसके कोरोजन तीन तीन जो है स्प्रे हो रहे हैं उनके जी अनुसार, वो कहीं दो कहीं तीन। तो ये जो वो उनके यहाँ से जो किसान लेके जा रहा है उसी का कर रहा है और उसी की मात्रा उनको पता लग रही है ना। ये ऐसा तो उसे हमें उनकी मात्रा और उसका जो कंटेंट उसमें जो जितने कितने प्रतिशत है ये उसे बताना था जी। हो और फिर आपकी बाद में चर्चा हुई तो संतोष सर जी ने क्या कहा जी बताओ। नहीं, मेरी बात नहीं हो पाई प्लीज। अच्छा बात नहीं। मैं आपको आगे की क्लास में सब बता दूंगा प्लीज। ओके। थे राकेश गौर जी उपस्थित है कि राकेश गौर जी है तो उनके नहीं है उनका आज, दादू आज नहीं है, गणेश भैया भी नहीं है, राकेश गौर जी भी नहीं है। अच्छा जी, जी जी अब मैं ये भी निवेदन करना चाहूँगा, कल के हमारे मुख्य वक्ता आदरणीय ओमवीर सिंह जी भी उपस्थित हैं मंच पे, और उन्होंने कल बताया था कि उन्होंने भी इस क्षेत्र में, यानी जो हम जैव रसायन हैं उनको बनाने में, तो उन्होंने ट्रेनिंग ली। तो वो संक्षेप में बताएँ कि उन्होंने क्या-क्या ट्रेनिंग ली और कैसे ट्रेनिंग ली, और क्या संभावनाएँ हैं कि वो नई जानकारी उनकी यानी से सहमत हैं, या अन्य बातें जो भी होंगी, वो संक्षेप में कृपया आपका स्वागत है। और जो फार्म लैब संबंधित क्या आप भी फार्म लैब बना रहे हैं या इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? तो बहुत-बहुत स्वागत है आदरणीय ओमवीर सिंह जी का। नमस्कार जी, ओम जी। ओम जी। हमने जो नमस्कार जी। हमने जो ट्रेनिंग ली थी ओम। वो पूसा से ली थी, एनसीआईपीएम से, ट्राइकोडर्मा बनाने की। तो लैब तो अभी हम रुक के बनाएंगे, अभी नहीं बना पा रहे, समय लगेगा थोड़ा। बाकी जो ट्रेनिंग थी वो अच्छी थी, और उसके द्वारा सीख करके हमने जो ट्राइकोडर्मा थोड़ा बनाया भी था, और अब आगे को और बना करके फिर कार्य करेंगे उस पर। ट्राइकोडर्मा वैसे हम 15 साल से यूज कर रहे हैं, ट्राइकोडर्मा भी, बवेरिया बेसियाना भी, फेरोमेल ट्रैप भी यूज कर रहे हैं, ट्राइको कार्ड भी यूज कर रहे हैं, और जितनी भी एजोबैक्टर राइजोबियम सारे कल्चर वगैरह यूज कर रहे हैं। तो इनका काफ़ी अच्छा लाभ है। और जैसे जो धान की बीमारी हैं, जैसे शीत ब्लाइट है, उसमें सूडोमोनास बहुत अच्छा काम करता है। ब्लास्ट है, गर्दन तोड़ है, नेक ब्लास्ट है, जितने भी फंजीसाइड बीमारी हैं धान की, उनमें सूडोमोनास ट्राइकोडर्मा अच्छा काम करता है। और जो धान में जैसे खरपतवार है, जो खरपतवार हमारा लोकल भाषा में उसको वो कह देते डूब घास, या इन घासों से जो है, अगर खरपतवार को हम अच्छे से निलाई करके सफा रखें खेत को, तो हमारे धान के अंदर शीत ब्लाइट वगैरह रोग नहीं आएंगे। जो खरपतवार हैं उनके द्वारा ही शीत ब्लाइट रोग फैलता है। पहले डोल के करीब पे खरपतवार होते हैं, उससे फैलता है, फिर वो अंदर प्रवेश कर जाता है खेत में। तो कुछ रोग हैं जो खरपतवार के द्वारा धान में या और किसी फसल में फैल जाते हैं। तो हम अपने खेत की अच्छे से सफाई रखें। तो मेरा कहने का मतलब है, हम ट्राइकोडर्मा पे ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, बनाएं और अपने खेतों में यूज करें। जी, जी, धन्यवाद। और आपसे ये भी निवेदन है कि आपके साथ जो जुड़े अन्य किसान हैं, अगर वो जो दूसरा बैच इसी जनवरी माह में 19 जनवरी से शुरू होगा, उसमें जाना चाहें तो उनका स्वागत है। और जो अन्य जानकारी तो आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी ने दे ही दी है, या आपकी कोई क्वेरी हो, आपकी कोई जिज्ञासा हो, तो आप उनसे इसी मंच पे वार्तालाप कर सकते हैं। और इसी क्रम में मैं वापस पहुँचता हूँ आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी के पास। वो जानकारी का सिलसिला आगे रखिएगा। साथ में थोड़ी देर में उत्तर प्रदेश से ही काशी राम जी जुड़े हुए हैं, वो भी परिचय देंगे। लेकिन पहले आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा सर।
हमारे राकेश गौर जी भी जुड़ गए हैं और उनका हैंड रेज है, तो मैं उनसे निवेदन करता हूं कि उन्होंने जो अपने यहाँ पर ट्राइकोडर्मा को बनाया है, उपयोग किया है और उसके उन्होंने रिजल्ट देखे हैं उसके संबंध में, और यदि उन्होंने कोई जानकारी इकट्ठी की है तो वो भी बताएं जी। वो ओम जी, सदन में सभी को नमन। ट्राइकोड्रामा और बवेरिया और जैसे आईपीएम में जो भी कल्चर है वो सभी बना के, अब अभी भी हम कहा जैसे पानी अभी जैसे सबसे पहले तो बीज उपचार में हम लोग को मतलब लेप करके और फिर उस पर गुड़ की कोटिंग करके और नवधान आटे की कोटिंग करके बीज की बुआई की। तो अभी हमें कोई मतलब इस बार पिछले वर्ष चने में बहुत सूखने को दिखा था और गेहूं में भी मतलब थोड़ा सा पीलापन दिखा था। इस बार हमें फायदा समझ में आ रहा, मतलब ये जो डाला है तो चने की फसल में ना तो सूखने की बीमारी समझ में आई इस बार और ना ही गेहूं में, मतलब गेहूं भी अच्छा समझ में आ रहा है हमें चलते हुए, मतलब कोई रोग समझ में नहीं आ रहा है जमीन से। दूसरी बात, अभी जो पानी हो रहा है इसके पीछे हम मतलब जैसे नमी रहती है और एक दो दिन बाद मतलब नमी में ही पूरा ट्राइकोडर्मा और ये एजिप्टोबैक्टर राइजोबियम में इनका पीछे से मतलब स्प्रे करते जा रहे हैं फसल के ऊपर। इस प्रकार से ये मतलब 2 स्प्रे या 3 स्प्रे लगभग हम पूरी फसल में करेंगे हर पानी के पीछे। जी ओम जी। तो राकेश गौर जी ने जो है अभी बीज उपचार में एक नया कॉन्सेप्ट अपने आप खोजा है। उन्होंने ट्राइकोडर्मा से तो बीज उपचार किया, साथ में जो हमारा नवधान आटा जो हम बना रहे हैं तो वो नवधान आटा भी गुड़ और नवधान आटा को मिलाकर के नवधान आटा की कोटिंग कर रहे हैं, और यही नवधान आटा जो है हम उनको स्लरी के रूप में बाद में स्लरी बना करके और भी पानी में मिला के डालते हैं, तो नवधान आटा जो है उनका भोजन हो जाता है। ऐसा इनने अपने मन से सोच करके वो किया और उसका प्रभाव अभी उन्होंने बताया कि किसी तरह के पिछले साल आपने जो चना जो है बिल्कुल जैविक रूप से पैदा किया था और इनका प्रति एकड़ 8 कुंटल चना आया था। हम लोगों से जब इन्होंने हम सब लोगों को बुलाए तो आदरणीय जो हमारे कृषि विज्ञान के वैज्ञानिक है वो भी थे, हम भी थे और भी किसान इनके खेतों पर इकट्ठे हुए थे, जहाँ पर उसे हम यदि खेत पाठशाला का नाम दे दें तो लगभग 80 किसान वहाँ पर उपस्थित हुए थे। उन्होंने उस चना की खेती को भी देखा था और इन्होंने जो काम किया, तो निश्चित रूप से अब वो किसान भी जो है इस तरह इस बार जैसे पिछले बार थोड़ा सा आपने कहा कि सूखा रोग था, इस बार बिल्कुल भी नहीं है। तो ये जो है धीरे धीरे उसका लाभ जो है बढ़ते जाएंगे। और धान में भी हमने स्वयं ने इनके खेत में जा करके देखा कि जो पड़ोस में ज्यादा रोग थे पर इनके खेत में कोई ज्यादा रोग नहीं थे, तो ये असर दिख रहा है और लोग इनसे लाभान्वित भी हो रहे हैं। आदरणीय, मैं राकेश गौर जी से ये भी कहूंगा कि जो सज्जन आपसे ले गए थे उनका क्या कहना था उसके संबंध में भी थोड़े से सदन को बात बताएं जी। जी राकेश जी। ओम जी, वो सज्जन आकर के हमारे पास ऐसे ही बैठे थे, तो बैठे बैठे हम जो बना रहे थे तो उन्होंने ध्यान दिया कि कुछ बना रहे हैं, तो उन्होंने पूछा भैया ये क्या कर रहे हैं, तो मैंने कहा भैया ये दवाइयां बना रहे थे खेतों के लिए। तो फिर उन्होंने उसके बारे में जानना चाहा कि मतलब कैसी दवाई बना रहे हैं, क्या करते हैं, इसके किस उपयोग है, तो उनको बताया कि ट्राइकोडर्मा तो आपने नाम सुना होगा बाजार में। बोले हाँ वो तो सुना है, कहने लगे वो तो सुना है, वो डाला भी उसको, मगर बहुत पहले डाला था, आपने डाल रहा बोले। क्या होता है सर जी? हेलो हेलो। जी जी, आप बोलिएगा सर। हाँ। तो वो बैठे थे, तो फिर मैंने कहा ये ट्राइकोडर्मा हम फंगस के लिए डालते हैं, और इस बार हमने उनको ये बोला कि भैया अभी अब तक धान में हमने कोई स्प्रे केमिकल में कुछ ही नहीं किया है, पूरा इसी से कंट्रोल है रोग हमारे धान के। तो वो कहने लगे कि भैया इससे पूरा कंट्रोल हो जाते हैं? बोले हाँ होली में हो जाते हैं। तो उनको बोले यार ऐसे कैसे हो जाते हैं, हम तो बहुत महंगी महंगी दवाई लाकर डाल रहे हैं बोले धान में, शुरू से ही दवाई रोपा लगाते से ही डाल रहे हैं बोले। तो मैंने कहा चलो दिखा दे, पास में एक खेत है हमारे यहाँ, मतलब यहाँ से 500 फीट की दूरी पे,
तो उस खेत को मैंने लेके गया। हालांकि वो खेत हमारा जैविक नहीं था, केमिकल वाला खेत था, मगर उसमें उनको बताया कि भैया इसमें डीपी यूरिया डाला है हमारा, और बाकी इसमें कोई स्प्रे, रोगों के नाम पे कोई स्प्रे नहीं किया हमने, सब इसी से कंट्रोल है। तो उसको दिखा दो, उन्होंने जब जाके देखा तो बोले यार ये भैया ये तो उसमें बहुत अच्छी फसल लगी, इसमें कोई बीमारी नहीं है। और बाजू वाले खेत तो जो दूसरे लोगों के थे आजू बाजू, तो उनको दिखाया तो वो बोले ये इनमें तो बहुत बीमारी दिख रही है, आपको उसमें बीमारी बिल्कुल नहीं दिख रही। तो मैंने कहा इसका यही कारण है कि ये अपन ने अभी डाल दिया तो ये इसकी कॉलोनी बढ़ती ही है, घटती नहीं। उनको ये बताया मैंने, मतलब ये दिन पर दिन और मतलब फायदा ही करेगा। और ये जो अपन दवाई डालते हैं तुरंत फायदा करती है, और जैसे ही दवाई काम करना मतलब बंद करती है, उसके बाद में फिर बीमारियां चालू हो जाती हैं। इसलिए दूसरे लोगों के खेतों में बीमारी दिख रही है, मेरे को वही कारण है। उनको समझा तो ये बात उनके दिमाग में बैठी कुछ, तो उन्होंने फिर आके बोले यार मेरे को भी दो, मैं भी 1-1 लीटर ले जाऊंगा। तो फिर उन्होंने सुडोमोनास, बवेरिया बेसियाना और ट्राइकोडर्मा 1-1 लीटर उन्हें ले गए। तो उनके एक पास में कोई खेत है उनका भी घर के पास में, तो उसमें 1-1.5 लीटर में 1-1.5 एकड़ का प्लाट उसमें डलवाई। तो वो ले जाकर के डलवाई उनने। तो उसके बाद में फिर हवा वगैरह चली थी, तो फसल जब वजन पे आई थी तो आजू बाजू के लोगों की धानें कर गई थी और उनकी भी फसल खड़ी रही थी। तो वो उनको बहुत मतलब उससे एक अद्भुत परिणाम समझ में आ गया, ये तो बहुत बहुत बढ़िया दवाई और सस्ती दवाई है, तो कुछ पैसा भी नहीं ले रहा है ज्यादा, और इसमें तो अपन बाजार से लेके आ रहे तो बहुत महंगी दवाई पड़ रही। तो वो उसके बाद से फिर वो कहने लगे नहीं मैं तो भैया धान में भी वो एक स्प्रे और करूंगा इसका, और बाद में गेहूं में मैं आपके हिसाब से जो आप दोगे वैसे ही इसका उपयोग करूंगा। तो फिर अभी गेहूं के लिए वो ने वही लेगा, मिर्ची में वही लेगा, मिर्ची की खेती कर में करते हैं थोड़ी बहुत जगह में, तो उसमें उसको भी डाल रहा हूँ पूरा ले जा करके। जी ओम जी। तो जी ओम, इस तरह से जो व्यक्ति इसका उपयोग कर रहा है वो स्वयं लाभान्वित हो रहा है, और लाभान्वित होकर के जब दूसरे लोग देख रहे हैं तो वो भी उससे प्रभावित हो रहे हैं। और अभी हम लोग जो है, हम लोगों ने शुरुआत की है, अभी हम बड़झिरी भी गए थे, तो बड़झिरी से भी लोग जो है बड़झिरी में भी हम लोगों को आपने करके बताया था, तो वहां पर बड़झिरी के लोग भी इसको कर रहे हैं, नर्मदापुरम में लोग कर रहे हैं। और जैसे हमारे अनिल राय जी हैं, आप भी बहुत मतलब इस बात से प्रभावित है, और वो भी उसको करने के लिए लाए थे। वो वहां से उन्होंने भी अपना रिजर्वेशन करा लिया है। और बलवान सिंह यादव जी जो है वो हरियाणा से आ रहे हैं, उन्होंने भी करा लिया। इसमें तो ये है कि हमारे आदरणीय अजीत सिन्हा जी भी यहाँ पर उपस्थित है, और वो भी इस संबंध में थोड़ी जानकारी यदि देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, कि वो भी इन पर थोड़ा पहले से इन चीजों का उपयोग किया है उन्होंने। आदरणीय अजीत सिन्हा जी। सदन को नमन। अभी जो हम लोग संतोष सर के साथ मिलकर के जो फार्म लैब के ऊपर काम करना चाह रहे हैं, वो एक कह सकते हैं एक स्वर्णिम युग की शुरुआत होगी। हम लोग अभी तक किसी के ऊपर डिपेंड होकर के कोई चीज लेके आते थे। अभी जब हम अपने हाथों से इन सब चीजों को बनाएंगे और अपने खेतों में डालेंगे, उसका रिजल्ट वो खुद किसान जो अभी हमारे होशंगाबाद की टीम महसूस कर रही है, ये हर किसान के मुंह से ये चमत्कार शब्द निकलेगा। और मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि आने वाले दिनों में जैविक खेती का प्रचार प्रसार किसान ही करेंगे, क्यों कि उसका लाभ और उसका निरंतर लाभ कैसे समाज को और मानवता को प्राप्त होगा, यह अतुलित बहुत ही सराहनीय कार्य होगा। ओम जी। जी सर, ओम। तो सर इस तरह से आपने जो जिन आपके माध्यम से जो यादव जी आ रहे हैं हरियाणा से, उनको आपने किस तरह से मतलब उन्हें प्रोत्साहित किया, उसके संबंध में भी थोड़ा बताएं, तो और वो यहाँ पर आ रहे हैं। जी ओम। यदि बलवान जी यदि सुन रहे हैं तो वो अपने विचार खुद रखें, उन्होंने किस टाइप के रिजल्ट्स अपने खेतों में देखे हैं और किस टाइप की उनके फसल कितने अच्छे हो रहे हैं, और अभी वो क्या क्या प्रयोग कर रहे हैं अपने खेतों में, वो खुद बताएंगे तो हमें और ज्यादा खुशी होगी।
मैं आग्रह करता हूं बलवान सिंह जी से कि वो आए और अपनी बात को सदन में रखें। सर ओम, मैं बलवान सिंह यादव डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ हरियाणा से बोल रहा हूँ सर। मैंने करीब 4 साल हो गए खेती करते हुए। इससे पहले मैं भारतीय वायुसेना में था। ज़्यादा मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन 4 साल से जब मैंने खेती की है, और मैं सर अजीत कुमार सिन्हा के जब से टच में रहा हूँ, या बाकी और भी सदस्य हैं जिनके टच में रहा हूँ, तब से मैंने खेती के अंदर जैविक ही स्टार्ट किया और उसमें बड़े अजीब से चेंजेस देखे हैं। पहले हमारे यहाँ पर 70 साल से करीब केमिकल का ही उपयोग हो रहा था, और अभी जब मैंने अपनी खेती ली थी उस टाइम से मैंने पहले भी इस मंच को बताया है कि मेरा 0.19 ऑर्गेनिक कार्बन था, जो कि मैंने पूसा में चेक करवाया, जिसकी डिजिटल चीजें मेरे पास अभी भी रखी हुई हैं। और अब जब मैंने दोबारा चेक किया तो ये ऑर्गेनिक कार्बन डेड पहुंच चुका है सर। मेरे पास करीब 7 एकड़ के अंदर बाग लगा हुआ है, उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। और यहाँ मेरे पास करीबन करीबन 90% कोई बीमारी का प्रकोप नहीं है। साथ में मैंने नर्सरी का काम स्टार्ट किया है, और नर्सरी करते हुए मुझे करीब 2 महीने हुआ है, और 2 महीने के अंदर जो मैंने 50,000 रुपये इन्वेस्ट किया, मैंने 1.5 लाख रुपए की नर्सरी उसको सेल आउट की है सिर्फ 2 महीने के अंदर। और मेरी नर्सरी के अंदर जैसे कंपनी ने एक पैकेट के अंदर बीज रखा कि ये 75% 65% जर्मेशन होगी, मैंने उसमें जर्मेशन 90% दी है। और सबसे खुशी की बात यह है सर कि मेरा एक भी पौधा डंपिंग नहीं हुआ है। 100% मेरे पौधे स्वस्थ थे और मैंने सेल आउट किए हैं। और आगे चल के मैं अभी नेक्स्ट बैच मेरा फिर स्टार्ट हो चुका है। 16 तारीख का मैंने रिजर्वेशन करवा दिया है न्यू दिल्ली से लेकर और वाशिम तक पहुंचने का। वापसी मेरी 19 तारीख को है, जो कि 1:30 बजे मैं 19 तारीख को वापस वाशिम से दिल्ली आऊँगा। और इसमें खेती करने के अंदर पहले तो मुझे इतना अनुभव नहीं था, लेकिन जिस हिसाब से जैविक खेती कर रहा हूँ, बड़ा आनंद आ रहा है सर। दिल्ली में रहता था, मैंने दिल्ली को छोड़ दिया है। परिवार के बच्चे तो कर एजुकेशन वहीं ले रहे हैं, लेकिन खेत के अंदर जैविक खेती करते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और साथ में कुछ किसान भी मेरे से अटैच हुए हैं, जो कि मेरी खेती को देख के आकर्षित हुए हैं, और धीरे धीरे उनको भी मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। और आगे जैविक कृषि प्रयोगशाला के अंदर मैं जो सीख के आऊँगा, अपने फार्म पे जो प्रयोगशाला लगाऊंगा, तो मैं खुद अपने खेत को भी ठीक रखूंगा और लोगों को भी इसमें प्रेरित करूंगा। ओम सर। तो जी ओम, तो इस तरह से सर किसान के द्वारा ही किसान जो है उनके फसल को देख करके एक दूसरे से आपस में बातचीत करके उनके अनुभवों को लाभ ले करके इस ओर बढ़ रहे हैं। और यही चीज जो है हमारे लिए, हमारे सदन के लिए, हमारे समाज के लिए उपयोगी होगी। क्योंकि जब हम सुन रहे हैं पहले जो है जैविक के नाम से लोग उतना मतलब भरोसा नहीं कर रहे थे। एकदम से ये रूमर फैल गई थी कि इसमें उत्पादन एकदम से गिर जाएगा, ऐसा हो जाएगा। पर जो हमारे राकेश जी का जो अनुभव आया है, राकेश गौड़ जी का जो अनुभव आया, उसमें उत्पादन भी दलहन में उत्पादन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ रहा है और रेट भी अच्छे मिल रहे हैं। तो अब धीरे धीरे जब लोग पहली बार उन्हें देखेंगे, अगली बार जब हम उन्हें फिर से उसी खेत पर मिलाएंगे और वही यदि 100 लोग आएंगे, तो निश्चित रूप से इस बार वो 100 के 100 जो है प्रभावित होकर के जाएंगे और वो अपना काम शुरू करेंगे। तो इस तरह से हम लोग जो है इस पे काम कर रहे हैं। और न केवल हम, जो हमारे साथ में जो और ग्रुप में जो आगे एक चीज और हो रही है सर, कि जो सूक्ष्म प्रधानमंत्री सूक्ष्म लघु उद्योग जो योजना है, वो हमारे मनीष जी हमारे साथ जुड़े हैं। वो भी इन्हीं सब किसानों को अपने उत्पाद को और बेहतर करके और चीज़ों को, जैसे चना है, तुअर है, मूंग है, इनके जो है
मशीनें लगवा रहे हैं जिससे वो दाल बेचे। जो तिलहन पैदा कर रहे हैं उनके लिए थोड़े तिलहन की जो मशीनें लगवा रहे हैं, और जो गेहूं पैदा कर रहे हैं उसके लिए आटे बना करके बेचे। तो इस तरह का नर्मदापुरम में ये प्रयोग चल रहा है सर। अगले साल हम आप लोगों को इसमें भी एक बहुत अच्छी जानकारी देंगे कि लगभग हमारी जितनी भी जो टीम है, जो 6 लोगों ने जो यहाँ पर लैब स्थापित की है और अभी 20 लोग जा रहे हैं, तो ये 20 लैब तो हमारी निश्चित रूप से ये इस क्षेत्र में लगेगी। और ये जो हमारे साथ जा रहे हैं वो 3 जिले से लोग जा रहे हैं। एक तो नर्मदापुरम है, रायसेन है, हरदा है। ये 3 जिलों के लोग जो है जा रहे हैं। तो इस तरह से ये बात दूसरे जिलों में भी फैलेगी और उसका लाभ निश्चित रूप से हमारे पूरे क्षेत्र को मिलेगा, ऐसा हम महसूस कर रहे हैं। जियो जी जी, आपने जो पहले बैच की स्थिति बताई है कि 20 लोग उसमें जा रहे हैं। 19 तारीख तक ये 19 तारीख के बाद आपकी वापसी होगी। 19 तारीख तक आपकी ट्रेनिंग चलेगी। ये 20 लोग जो जा रहे हैं, क्या जो दूसरा बैच है उसकी स्थिति बताइएगा? उनको कब पहुँचना है वहाँ पे? कितने लोग अभी तक जाने के लिए रेडी हो गए हैं? और वहाँ पे कितने दिन की ट्रेनिंग उनकी रहेगी दूसरे बैच की? जी। ये ताकि अन्य लोगों को भी जो कि बाद से जुड़ पाए होंगे या सूचना नहीं मिल पाई होगी, उनको भी सूचना पहुँचे। जी ओम, दूसरा बैच जो है सर 19 तारीख की शाम को वहाँ पहुँच जाएं। 20 तारीख को उनको प्रशिक्षण होगा, 21 तारीख को प्रशिक्षण होगा और 21 की शाम को जो है उनको वहाँ से छोड़ दिया जाएगा। तो दूसरे बैच के लिए भी सर अभी तैयारी चल रही है। अब देखते हैं। अभी कुछ लोग, जैसे मैं अभी बात करूंगा, कुछ हमारे साथ जाने वाले थे और उसमें से संख्या ज़्यादा हो रही थी, तो लगभग 5 सदस्य तो मैं उनसे पुनः बात करूंगा। क्योंकि अभी हमारे योगाहार में से ओमकार नाथ जी से मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने कहा मैं सोचूंगा, फिर वो उनका फोन नहीं आया, तो फिर हमने उनसे बात नहीं की। अब मैं अपने सदन में ये निवेदन कर रहा हूँ कि हमारे इसमें से यदि कोई जाना चाहते हैं तो वो अभी से भी तैयारी कर लें, तो निश्चित रूप से जो है वहाँ पहुँच सकते हैं और वो प्रशिक्षण ले सकते हैं। और वो प्रशिक्षण ले मतलब सर से बात हो गई है, सर ने ये कहा है कि 19 तारीख को जो लोग आ जाएंगे हम तो 20 और 21 में उन्हें प्रशिक्षण दे देंगे। तो इस तरह से अच्छा, वहां पर जाने से सर ये है कि और भी जो जैसे ट्राइकोडर्मा भी नहीं, और भी चीजें जो है हम वहां पर बना पाएंगे, जिसमें कि हम जो है डीएपी का विकल्प कैसे होगा उसका प्रयोग हमने यहाँ पर अभी शुरू किया है। परंतु उतना जब वहां पर जाकर देखेंगे, वहां पर आदरणीय चौहान सर ने यह भी कहा है कि वहाँ के जो सफल किसान हैं उनसे भी हम लोगों को मिलवाएंगे, वहाँ के जो कृषि विभाग के जिला अधिकारी है उनसे भी मिलवाएंगे। और उन्होंने ये आग्रह किया है कि हम जहाँ से आ रहे हैं वहाँ के यदि कृषि अधिकारी महोदय के हम मोबाइल नंबर लेके आए, उनसे बात करके आए कि हम प्रशिक्षण लेने जा रहे हैं, तो वो उस दिन यदि वो समय देंगे तो महाराष्ट्र के जो कृषि विभाग के जिला प्रभारी अधिकारी हैं वो उनसे सीधी बात कर सकेंगे कि उन्होंने किस तरह से इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। और आज वो दो मतलब जहाँ एक लैब थी, वहाँ अब पूरे महाराष्ट्र में एक जिले में 10-10 लैब शासन ने स्वीकृत की है। अब उनका क्या आगे प्रक्रिया बनेगी, उनको प्रशिक्षण सर देंगे। इसलिए बहुत टाइट शेड्यूल हो गया है, ऐसा उनका कहना है। जियो जी धन्यवाद। और महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो भी लोग द्वितीय बैच के लिए जाना चाहें, क्योंकि दूर से जाना होगा तो मुख्य साधन ट्रेन ही होगा, तो ट्रेन की रिजर्वेशन पहले करनी होगी। तो थोड़ी देर में हम ये भी जानना चाहेंगे कि द्वितीय बैच में कितने लोग जा रहे हैं। हैंड रेज करेंगे आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी के आह्वान पर। लेकिन आप इस बात से पहले मैं काशीराम जी जुड़े हुए हैं ललितपुर से, उत्तर प्रदेश से, और तो उनका परिचय भी इसमें देते हैं कि और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपना माइक खोल करके
कैमरा खोल करके अपना परिचय दीजिएगा। आप कितने क्या कार्य कर रहे हैं, कितने लोगों से जुड़े हैं वहाँ पे, और तत्पश्चात फिर हम आगे बढ़ेंगे। श्री काशीराम जी, माइक को आप ऑन करिएगा। जी, जी, जी। जी सर, आवाज आ रही है? आपकी आवाज़ आ रही है, आप दर्शन भी दें तो अच्छा है। और आप बताइएगा कि जी, अपने बारे में बताइए, और योगाहार में आपका स्वागत है। सर जी, सदन को सभी को नमस्ते। मैं सर नवधान्या से लगभग 10 साल से जुड़ा हूँ, तो नवधान्या से अभी काम कर रहा हूँ। तो मेरे क्षेत्र में ललितपुर जिले का हूँ, तो मेरे क्षेत्र में लगभग 700 किसानों के बीच में काम कर रहा हूँ। तो मैं आप लोगों के साथ जुड़ने में मैं अपना सौभाग्य समझूंगा कि सर मुझे भी कुछ प्रकृति के साथ कुछ देने में योगदान हो अगर मेरा, तो आपके माध्यम से भी मैं प्रकृति के लिए कुछ देना चाहता हूँ सर। आदरणीय, जब आपके साथ 700 किसान जुड़े हुए हैं, तो क्या कुछ लोग अभी ये 19 तारीख से वासिम में जाकर के ये प्रशिक्षण ले सकते हैं क्या सर? हाँ जी, ले सकते हैं सर। तो सर, वासिम में जाने के लिए मैंने अभी पूरा मैं आपका नंबर मुझे मिल जाएगा तो मैं व्हाट्सअप कर दूंगा कि वहां पर हम कैसे कैसे पहुंच सकते हैं, कब पहुंचेंगे, वो पूरा लिख के मैंने अपने वसुंधरा ग्रुप में डाला है, जिसके पास की पूरी सूचना पहुंच जाए लोगों को, और कैसे वहां पर जाना है। तो जैसे वासिम से हमें 9 किलोमीटर दूर जो जो प्रशिक्षण स्थल है वहां पर पहुंचना है, तो वो हमको ऑटो मिल जाएगा। तो मतलब कोई असुविधा किसी तरह की नहीं है, और आप वहां पहुंच सकते हैं, प्रशिक्षण ले सकते हैं। और अभी हमको केवल 20 लोगों की जैसे द्वितीय सत्र के लिए 20 लोगों की जरूरत है। तो 20 लोग यदि हो जाते हैं तो द्वितीय सत्र हो जाएगा। तो हमारे योगाहार की तरफ से भी ये एक चीज हो जाएगी कि हमारे योगाहार में से और इतने लोग भी वहां पर पहुंच रहे हैं। जी ओम। जी सर, मैं आपसे आपका आदेश चाहता हूँ कि सर कितने लोग मैं ले सकता हूँ इधर से? तो कम से कम आप 5 लोगों के नाम तो लिख लें। तो मैं 5 आपके यहाँ से हो गए, फिर हम इधर से और आपस में संपर्क करते रहेंगे। तो उसमें क्या होगा कि जो लोग कम पड़ेंगे, तो 20 लोगों को अपन वहां पर भेजना है, 20 लोग हम कर लेंगे, दूसरा ग्रुप हमारा बन जाएगा। जी प्रदीप राज वर्मा जी, आप ऑफ कर लीजिएगा माइक। नहीं भोपाल। जी, आदरणीय प्रदीप राज वर्मा जी, 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 धन्यवाद। आदरणीय पवन सर, आपका हैंड है जी, कृपया। ओम, सदन को सादर प्रणाम। मेहरा जी, मेरा भी 17 तारीख का रिजर्वेशन हो गया है। मैं जी, उस बैच में चल रहा हूँ आपके साथ। तो मालूम है सर मुझे। जी ओम। हाँ, जी, आदरणीय आदरणीय पवन पवन सर सर। भी अपनी बात करें। हाँ जी, मेरा अनुरोध ये है डॉक्टर चौहान को, क्योंकि उनका ये काम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और बहुत उनके पास समय की बहुत लिमिटेशन है। तो अब पहले बैच का रिजर्वेशन हो गया है, ये तो बिल्कुल कंफर्म्ड हो गया है। लेकिन सेकंड बैच में जो भी लोग आए हैं उनके लिए टाइम लिमिट रख लीजिए कि इतने समय के अंतराल तक वो अपनी सूची दे दें, साथ में अपना टिकट की फोटो कॉपी भी यहाँ पर व्हाट्सएप कर दें, जिससे ये पक्का हो जाए कि वो आ रहे हैं। पता लगा उन्होंने कहा हम आ रहे हैं, लेकिन उसमें लास्ट मोमेंट में उन्होंने कहा कि हम नहीं आ रहे हैं, तो ऐसी अनिश्चितता की स्थिति नहीं बनी रहे। तो इसलिए इस काम को बहुत ही स्ट्रिक्टली और डिसिप्लिन के साथ करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम यहाँ पर योगाहार के तरफ से प्रतिनिधित्व करते हुए डॉक्टर संतोष जी का जो अमूल्य समय है, जो उसका हम सदुपयोग करने का प्लान कर रहे हैं। तो इसलिए जो भी सदस्य सेकंड बैच में जा रहा है, वो अपना नाम लिखने के साथ ही अपना रिजर्वेशन का भी टिकट वहाँ पर आपको व्हाट्सएप करेगा। तब हम मानेंगे कि वो कंफर्म हो रहे हैं, तभी उनको आप कंफर्म करिए। नहीं, क्योंकि अभी रिजर्वेशन मिल जाएगा,
बाद में रिजर्वेशन में फिर लोग कहेंगे कि तत्काल में करेंगे, ये सब करेंगे, तो उसमें अनिश्चितता की स्थिति बनी रहती है। तो जो भी लोग तैयार होते हैं वो अपना टिकट व्हाट्सएप करें और उसी के आधार पर उनको हम पंजीकरण को मतलब सही रखें, क्योंकि लंबी दूरी की है और अभी 1 महीने का लगभग समय जो है उसमें रिजर्वेशन मैंने अभी देखे हैं, वहां पर सारे के सारे रिजर्वेशन की स्थिति अभी उपलब्धता मिल जाएगी आसानी से। तो इस चीज के लिए भी आप जब भी बातचीत करें, जो भी साथी कंफर्म करते हैं वो इस चीज को भी कंफर्म करें कि उनके आने जाने का टिकट भी कंफर्म हो गया है। तो इससे एक हमें सही तरह से मिलता है, क्योंकि नहीं तो अन्यथा हमने प्लानिंग, उन्होंने प्लानिंग 20 लोगों की और पहुंचे वहां पर केवल 5 लोग या 10 लोग, तो उनकी फिर प्लानिंग जो है ना वो सही नहीं हो पाएगी और उनकी जो व्यवस्थाएं हैं वो उसमें भी बाधा पहुंचेगी। तो यही मुझे कहना है। और हम अपनी अभी तक की जो हमारी यात्रा रही है इस योगाहार में के माध्यम से, जब 10 लोगों की पहली ट्रेनिंग हुई थी करीब 1.5-2 साल पहले, तो उसमें और अब में क्या हम अंतर देखते हैं और कैसे हम ये सोच रहे हैं कि अब ये 1.5 दिन की 2 दिन की जो हमारी अब ट्रेनिंग होगी उससे हम और सफलता के नजदीक पहुंचेंगे। क्योंकि नर्मदापुरम टीम ने तो इस बीच में अपनी पूरी तैयारी भी कर ली है और सब उसकी तैयारी हो गई है, लेकिन जो लोग आज पहली बार जुड़ेंगे और पहली बार प्रशिक्षण को प्राप्त करेंगे, हम ये कैसे सुनिश्चित कर रहे हैं कि वो वापस आकर के अपने उद्यम को जरूर स्थापित करेंगे। और उसमें ये भी निश्चित है कि हमने पूर्व में भी चर्चा की थी कि जो भी लोग नए आ रहे हैं और उन्होंने अभी तक के उनको जानकारी नहीं है, वो कृपया डॉक्टर संतोष चौहान के पुराने जितने भी लेक्चर्स ऑनलाइन यूट्यूब में उपलब्ध हैं उन सबको वो सुन लें और उसको अपनी समझ बना लें और उससे संबंधित उनके मन में जो प्रश्न है उसको लिख करके वो आपके वसुंधरा ग्रुप में या जो भी ग्रुप है उसमें वो जरूर शेयर करें, जिससे कि जब वो वहां पहुंचे तो वो आधे तैयार हो गए हैं, उनकी तैयारी मानसिक रूप से भी और जानकारी के रूप में भी बिल्कुल अच्छी तरह से एक लेवल तक पहुंच गए हैं, वो जीरो पर नहीं है। ये चीज को भी हम सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे और अपनी वार्ता में भी सभी से ये कहेंगे कि उन्होंने अपने सारे वीडियोस सुन लिए हैं अभी तक के जितने भी यूट्यूब में हैं और उसके साथ अपने प्रश्नों को भी उन्होंने नोट कर लिया है। वो प्रश्नों का समाधान आने वाले सत्र में डॉक्टर चौहान के उसमें भी वो पूछ सकते हैं और इस तरह से भी अपनी तैयारी के साथ जब वो जाए तो उनको केवल अपने प्रश्नों के साथ लेके और तकनीक की जो बातें हैं वो वहां पर प्रत्यक्ष देखने को मिलेगी। अन्यथा ये होगा अगर वो जीरो रह करके आते हैं और कुछ तैयारी नहीं करते हैं तो वहां पर वो जीरो से स्टार्ट करेंगे जबकि कुछ लोग आगे पहुंच चुके होंगे। तो मेरा इसी चीज पर निवेदन है कि इस तरह से कार्रवाई करके हम तेजी से आगे बढ़ सकते हैं और समय का सदुपयोग कर सकते हैं। जी नमस्कार। जी सर, जैसे नर्मदापुरम की टीम जो जा रही है सर, ये तो लगभग इन सब बातों से समझ चुकी है और वो जो नए हमारे सदस्य जा रहे हैं वो भी इस तैयारी से जा रहे हैं कि आकर के ये इसको बढ़ाएंगे ही, क्योंकि पर जो अभी दूसरे ग्रुप के लोग जो जाएंगे उनके संबंध में हमें थोड़ी सी बातचीत जो है वो करके देखना पड़ेगा। जो आपने कहा निश्चित रूप से मैं अपना मोबाइल नंबर डालता हूं, जो भी सज्जन, तो मेरा मोबाइल नंबर लिखें 9827392650 और वो मेरे इस मोबाइल नंबर पर जो भी नए सदस्य जाना चाहते हैं वो संपर्क कर लें। मैं उन्हें पूरी स्थिति समझा दूंगा, बता दूंगा और वो अपने टिकट मेरे पास यदि कंफर्म कर देंगे तो मैं उनकी सूची में अपने नाम जोड़ लूंगा और नाम जोड़ करके उन्हें जो है सारी जानकारी दे करके वो कैसे पहुंचेंगे ये भी हम सब उनको जानकारी दे देंगे। तो हमारा अगला वाला ग्रुप भी जो है वो तैयार हो जाएगा और योगाहार के नाम से ये ग्रुप जो है जो हमारी जैविक योगाहार जैविक पाठशाला है उसके आधार पर ही जैविक योगाहार पाठशाला के नाम से ही ये जो है जो चलेगा और उसको हम आगे बढ़ाएंगे। जी ओम। वसुंधरा ग्रुप तो सर इसलिए है
कि वो जो हम आपस में जो चर्चा करते हैं तो उसमें हम लोग जो नर्मदापुरम के लोग हैं या दूसरे लोग जो जुड़े हुए हैं उनसे आपस में जब ये गूगल मीट होती है तो सारी चर्चाएं आपस में हम लोग कर लेते हैं, इसलिए वो चल रहा है। जी ओम। फोन नंबर एक बार और बताना। फोन नंबर लिखें सर, 9827392650। 11 हो रहा है रमेश सर। चंद मेहरा। अरे सर फिर से ध्यान से सुन लें, 27392 हाँ 650। 11 हो रहा है सर, ये 11 नंबर है। अरे भाई कैसे जी हो रहा है? चैट बॉक्स में, यहाँ पे चैट 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 बॉक्स में बॉक्स भी में है। डाल देंगे सर। ठीक है ठीक हाँ है। डाल दें, है ना? तो वहां से लिख लें। और सर जितना आप जल्दी से जल्दी जानकारी देंगे, चूंकि आप लोग के तो ग्रुप के मतलब शायद बहुत सारे लोगों के ग्रुप के लोग साथ जुड़े हुए हैं, तो आपको वो परेशानी नहीं होगी। जी ओम। मेरा जी, ओम जी, जी जी 20 तारीख को वाशिम से बैठना है या सेगांव से रिटर्न जब होंगे तो? अपने को 20 तारीख से शेगांव से होना है। सेगांव से? नहीं अकोला, सॉरी। शेगांव में हम रात्रि विश्राम करेंगे, फिर अकोला आएंगे और अकोला से वापस आना है। वो आपने पढ़ा नहीं, वो पूरा लिखा है मैंने भाई। ठीक है ठीक है। हाँ वो चूंकि अब अपन इतनी दूर जा रहे हैं तो वहाँ पर बहुत अच्छा स्थान है शेगांव में, तो वहाँ हम गजानन महाराज के दर्शन करेंगे, ये भी एक लाभ होगा, एक थोड़े आध्यात्मिक जगह है। जी ओम। जी आदरणीय नारायण जी, आपका माइक खुला है, इसे ऑफ कर लीजिएगा। और जी जी इसी क्रम में जब हम आदरणीय काशीराम जी, जो कि बुंदेलखंड यूपी से हैं, ललितपुर यूपी से हैं, वो आदरणीय मेहरा जी से वार्तालाप कर लेंगे। दोनों के नंबर चैट बॉक्स में हैं। और उनके साथ बहुत सारे किसान हैं जो कि संभवतः इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि जैविक खेती कर रहे हैं। और जैविक खेती करने के लिए बहुत ही सहायतार्थ रहेंगे, हेल्पफुल रहेंगे ये जो जैव रसायन है। और साथ में आदरणीय आर.एस. रावत जी भी जुड़े हुए हैं। तो उनकी टिप्पणी भी हम लेना चाहेंगे, और क्या संभावनाएँ हैं कि वो इस द्वितीय बैच में उनके साथी या वो स्वयं इस जी आदरणीय आपका जिन भी महानुभावों का माइक खुला हुआ है वो ऑफ कर दें, वही लोग वार्ता रखें जिनको बोलना है। जी जी धन्यवाद। आदरणीय रावत सर। हुँ, शायद रावत सर तक आवाज़ नहीं पहुँच रही है। मैं वापस पहुँचता हूँ आदरणीय मेहरा सर तक, और उससे पहले ये बात रखूँ कि पहला बैच हमारा जो फार्म लैब के लिए रवाना होगा, ये निश्चित हो चुका है, ये निश्चित संख्या हो चुकी है। उसमें से जो लोग अधिक हो रहे हैं, वो द्वितीय बैच के साथ आगे बढ़ेंगे। और इसी क्रम में आदरणीय रावत सर का हैंड रेज़ है। जी, जी सर, आप बात रखिएगा। नमस्कार सभी को। मेरा नमस्कार। बहुत दिन से जुड़ा हूँ। कल आपसे बात हुई थी कि चौहान जी वहाँ पे ट्रेनिंग देंगे अगले महीने, और इस संबंध में मैं यहाँ पे सोच रहा था, कुछ लोगों से तैयार बात की थी। तो क्योंकि जो लोग तैयार थे वो यहाँ से देहरादून से भी 200 किलोमीटर दूर रहते हैं तो उन्होंने कहा बहुत दूर हो रहा है, तो इसलिए मतलब वो 2 लोग, एक हर्सिल में रहते हैं, एक उधर के दून में रहते हैं।
उनकी सॉइल लैब भी है। वो चाह रहे थे इसके साथ ये भी, क्योंकि इक्विपमेंट तो लगभग उसमें भी लगते हैं, लेकिन वो नहीं आ पाएंगे क्योंकि उनको एक ट्रेनिंग इसी के दौरान यहाँ दिल्ली में है, कुछ ड्रोन की। वो इच्छुक भी थे, लेकिन मतलब ये 19 तारीख वाली ट्रेनिंग में तो नहीं आ पा रहे। और एक दूसरा जो यही है कि दूर बहुत हो रहा है हमारे लिए ना यहाँ से, क्योंकि 2 दिन तो जाने में लगेंगे, 2 दिन आने में लगेंगे, तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ दिक्कत है। मध्य प्रदेश में हुआ होता क्या मध्य प्रदेश वाली लैब शुरू हो गई क्या? मतलब उसमें ट्रेनिंग दी जा सकती है? जी ओम, सर ऐसा जी है, मध्य प्रदेश में निश्चित रूप से वहां से आने के बाद लैब तैयार, मतलब 6 लैब तो तैयार है ही है। और हम लोग अब इतने हो गए हैं कि लोगों को हम प्रशिक्षण दे सकते हैं। हाँ, वही ना, और थोड़ा वहां नजदीक से हो। जाने के बाद तो निश्चित रूप, हम्म, तो उसके लिए सर ऐसा भी किया जा सकता है कि जो हमारे बंदे हैं, जैसे कि अभी ये महाराष्ट्र से दीपक जी बड़झिरी भोपाल में प्रशिक्षण देने आए थे। तो यदि ऐसी कोई व्यवस्था बनती है तो कोई जरूरी नहीं है कि उतने लोग ही यहाँ पर उपस्थित हों। यहाँ से एक बंदा जाकर के वहाँ थोड़ी सी व्यवस्था जो करनी है, जो लगभग 15,000 रुपये में लैब का छोटा सेटअप तैयार हो जाता है। तो वो 15,000 रुपये का यदि वहाँ कोई सेटअप तैयार हो जाए तो वो लोग वहाँ जाकर के आपको प्रत्यक्ष बना करके और बता सकते हैं और किसानों को समझा सकते हैं। इसके बाद फिर वो आगे बढ़ सकते हैं। अभी जो छोटे किसानों के लिए जो लैब बनती है वो 15 से 17,000 रुपये में एक लैब जो है तैयार हो जाती है। जो जो हम लोग भी, हमने भी पहले इतने ही रुपए खर्च किए हैं और इतने रुपए खर्च करके ही ये जो सब बातें कर रहे हैं उसी से कर रहे हैं। तो ये जो है शुरुआत ऐसी ही होगी सर। और इसमें वहां जाकर के ही एक व्यक्ति जैसे बड़झिरी, अभी पूना से यहाँ पर बड़झिरी यानी भोपाल के पास सीहोर जिले में आकर के पूना की टीम ने केवल 3 लोग आए थे और उन्होंने पूरे 2 दिन की ट्रेनिंग दे करके चले गए। और बड़झिरी वाले उस काम को बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं। तो इतना जरूरी नहीं है कि सब लोग वहां से उठ करके केवल महाराष्ट्र ही जाए। महाराष्ट्र से एक व्यक्ति को भी बुला करके वहां ट्रेनिंग आयोजित की जा सकती है। और इसी तरह से देश के किसी भी हिस्से में इस तरह के मतलब हम कर सकते हैं। जियो। हाँ, मैं और जो हमारा पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च पौरी पौरी में भी, मतलब किसी को मेरे ख्याल से जाना चाहिए वहाँ पे। और वहाँ पर तो ऑलरेडी सारी इक्विपमेंट हैं। वो यहाँ हमारे उत्तराखंड के लोगों के लिए सबसे नजदीक पड़ेगा, तो वहाँ पर भी प्रोडक्शन थोड़ा थोड़ा, क्योंकि वहाँ पे भी काम हो रहा, तो सबसे बढ़िया होता कि पतंजलि से जो वहाँ पे स्टाफ है वो कोई जाए और वहाँ पे लैब इस्टेब्लिश करे। और वहाँ पे तो ऑलरेडी लैब, सॉइल टेस्टिंग लैब चल रही है। तो क्या जी पतंजलि से भी जा रहे हैं कोई? हाँ रावत जी, मैं बता रहा हूँ कि हमारी टीम तो पहले जाके नर्मदापुरम जाके देख चुकी है और हमने जी। इक्विपमेंट्स हमारे सारे आ गए हैं। एक आध चीज की बाकी थी, वो भी आके नेक्स्ट वीक से हम भी अपना चालू कर देंगे। हाँ हाँ हाँ, ये सबसे बढ़िया है, क्योंकि तो हम फिर हमारे कोशिश लिए तो करेंगे तो हम हाँ, कोशिश ये हरिद्वार करेंगे सबसे बढ़िया रहेगा ना। ये हम कोशिश ये तो करेंगे कि इधर यहाँ के के जो लोग तब तो जो आ आसपास सकते के हैं, लोग क्योंकि हैं उनको तब। हम यहीं पर ही करा दें ट्रेनिंग उनकी। हाँ 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 हाँ। तो ये जी है, जी। अभी देखते हैं, फिर मेरा मैं जी आपको हरिओम। बता दूं। अब ये था कि वहां पर जाके आपको फर्स्ट हैंड नॉलेज मिलती है कि जहाँ से शुरुआत हुई है उसको कैसे हुआ है, उसकी सारी समस्याओं के बारे में पता लग जाता है। हाँ, वही। वो ठीक है, ठीक है। मैं तो नहीं जा पाऊंगा, मेरा उस समय कुछ एंगेजमेंट है। लेकिन जो लोग आ रहे हैं ना, जो एक तो इधर मोरी साइड में थे, उनकी अपनी एक सॉइल टेस्टिंग लैब भी है। तो वो, क्योंकि उसमें भी ये रोटरी
शिकार इत्यादि जो कुछ इक्विपमेंट जो है, तो वो ऑलरेडी उनके पास है, तो इसी उनको मैंने कहा था कि आप चले जाओ, वो बोल भी रहे थे। तो मैंने उनके दिमाग में यही डाला था कि मध्य प्रदेश जाना है आपको, क्योंकि नजदीक मैंने कहा मध्य प्रदेश पड़ेगा। तो वही है कि दूर की वजह से ना, कि पुणे सीधे दूसरे कोने पे रह गया हमारे। जी सर, तो बिल्कुल सही है, दूर नजदीक। बहुत है। हाँ, ये बात तो हाँ, है। पर आदरणीय जैसे पवन सर ने जो अभी अपने को बताया है कि वहां पर भी वो जी। लैब डाल हाँ, सकते वो हैं, तो बहुत बढ़िया तो हो सबसे गया। बढ़िया यही जब है। वहां पे स्टेब्लिश हो जाएगी तो बस उसमें सर एक चीज हमको जरूर करना है कि जैसे वहां पर तो सारी सुविधाएं हैं, तो जो हम बना रहे हैं उसका वो कॉलोनी जैसे उसमें जो काउंट की जाती है ना, तो उसको जरूर हाँ, हमें पता होना चाहिए कि जो हम जैसे अभी हम बना रहे हैं तो अपने अनुभव के आधार पर कोई खेत को देख करके कह रहे हैं कि भाई बहुत अच्छा बहुत अच्छा, पर उसके लैब के वो आ जाएंगे परिणाम, तो फिर वो हम लोग किसानों को और अच्छी तरीके से ये बात समझा पाएंगे कि हम जो बना रहे हैं, जो किसान बना रहे हैं, वो कितने उसमें वो काउंट जो किए जाते हैं ना, यूनिट काउंट, तो वो कितनी है। तो ये जानकारी भी यदि हमें होगी तो हम और अच्छे तरह से लोगों को इस बात को समझा पाएंगे। जी ओ, ये जी, काम जो जी। है आदरणीय हमारे पवन सर जी निश्चित रूप से वहां पर करवा सकते हैं, तो ये बहुत अच्छा रहेगा। कल भी इस संबंध में मैंने प्रश्न किया था। जी ओ। जी, जी। जी, या मेरा तो जी इसको हमने भी जो लैब की है ना, वो हमारे जो बाकी लैब हैं उसके अलावा एक छोटे से कमरे में, जैसा कि एक किसान स्वयं कर सकता है, बहुत छोटे से कमरे में इसको स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। और उसी तरह से कि एक छोटी सी जगह पर उसमें आप देख सकें और उसका उपयोग कर सकें, उसी तरह से उसकी उसी कंडीशन को रखा हुआ है। छोटा सा इडली कुकर हमें मिल गया है, डॉक्टर चौहान ने भेज दिया हमें, और भी जो बाकी चीजें हैं वो सब ले करके उसके जी जी आधार पर ही उसको करने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे जो स्थितियां हैं वो किसी भी तरह से वो हाई फाई नहीं दिखें कि बहुत बड़ा स्तर पर कुछ हो रहा है, या तो वो छोटे स्तर पर ही ये कार्य करते हुए उसी की प्रैक्टिस हम भी करने का प्रयास करेंगे। जी मैं इतना ही जोड़ना है, वो तो बिल्कुल सबके साथ जो हमने भी उतना ही, जैसे आपने छोटा किया वही छोटा हमारा भी है। बस उसके वो जो उसकी काउंटिंग है उसके संबंध में आप कहीं वहीं से अपनी रिपोर्ट निकलवा लें, तो वो हम लोगों के लिए भी एक मतलब वो हो जाएगा कि आईना तरह से कि भाई ये वहां पर हुआ। सब जगह तो ये चीजें बननी नहीं है, तो जो इस तरह से और हम हमारी जानकारी परिपक्व हो जाएगी। बाकी बिल्कुल सही है कि जो बहुत बड़े स्तर पे जो हो रहा है वो हो रहा है, पर हम किसान कैसे करेगा वो आप नमूना बना रहे हैं, ये सबसे बेहतर है सर, और यही उपयोगी भी है। जियो। जी जी, उसके लिए कोशिश करते हैं कि ऐसा कौन सी सरल तकनीक से ये चीजें किसान भी स्वयं कर ले, इस तरह भी आगे बढ़ने का विचार है। तो जैसे इसमें डेवलपमेंट होगा इसमें आगे बातचीत करते हैं। जी 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 जी, धन्यवाद। सर, मेरा निवेदन है कि यदि किसी का हैंड रेज है तो उनको अपन बुला लें, वरना हमारा समय हो रहा है। और मैं उन्हें ये आग्रह कर रहा हूँ, जो भी सज्जन जाना चाह रहे हैं द्वितीय बैच में, वो अपनी जानकारी जल्दी से जल्दी दे देंगे, तो और मैं भी प्रयास करूंगा कि द्वितीय बैच भी बन जाए, तो हम लोगों की और भी उपलब्धि अच्छी हो जाए। जी हो। जी, जी आदरणीय ये प्रथम बैच परिपूर्ण है, और उससे जो लोग एक्सेस हो रहे हैं, जो लोग उसमें बढ़ रहे हैं, ज़्यादा बढ़ रहे हैं, वो द्वितीय बैच में जा रहे हैं, ये बात भी सामने आ गई है। और अन्य लोग भी जो द्वितीय बैच में सम्मिलित होने जा रहे हैं, उनका भी बहुत-बहुत स्वागत है। और अभी जो वार्तालाप हुई है, जिन लोगों ने इच्छा ज़ाहिर भी की है, ये और वो भी आदरणीय मीरा जी से वार्तालाप कर लेंगे, और जल्द से जल्दी, यानी आज ही ये वार्तालाप कर लें तो और अच्छा है, शीघ्र से शुभम करके। और इसके साथ ही हाँ, काशी राम जी हमारे जो कि बुंदेलखंड से हैं, वो उनको तो अधिक दूर नहीं है वहाँ पे। तो आपके जो अन्य साथी किसान हैं, आप उनसे भी बात कर लीजिए, उनसे पहले आप मीरा जी से बात कर लीजिए, और तत्पश्चात आगे की कार्यवाही, अग्रिम कार्यवाही, और जो भी वार्तालाप सामने आई हैं, वो सुखद हैं,
क्योंकि हम जैसे जैविक खेती, प्राकृतिक खेती के अभियान को, अपने स्वास्थ्य को समृद्ध बनाने के अभियान को और राष्ट्र को मजबूत बनाने के अभियान को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और इससे बेहतर कुछ नहीं कि हम स्वस्थ हो रहे हैं, हमारा देश स्वस्थ हो रहा है। और इसी क्रम में जबकि अब समय ने भी संकेत दे दिया है, हम समय से कुछ मिनट आगे हमारे कार्यक्रम बढ़ रहा है। तो मैं आप सभी आदरणीय सदस्यों से अनुमति लेकर के और आदरणीय शरद वर्मा सर तक पहुँचना चाहूँगा और निवेदन करूँगा कि आज के सत्र के समापन की आप घोषणा करें। सभी का धन्यवाद करके आदरणीय शरद वर्मा सर।